नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम ज़िला के अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका साथी जुड़ चुका हूं आप सभी के साथ में ज़बरदस्त तरीके से। तो सभी बच्चे, बिल्कुल आपको पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन एसएससी देता है जीएस रिलेटेड। तो अब आपके धीरे धीरे जीएस के भी कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर हमारे साथ, ठीक है। तो बाकी क्लासेस के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, लेकिन अब हमने स्टार्ट कर दिया है कि ऐसी सीरीज जीएस की जिसमें हम आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस देने वाले हैं। मतलब आप ये कह सकते हो, अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अदर भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। अब आप देख लो, एक एक बात को यहाँ पे आपको समझाया जाएगा, एक एक बात को यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम की बचत। तो बिना आप लोग कमेंट करते रहिएगा और मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ। बस क्या है कि एक लगातार तैयारी के साथ में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, हम ये कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। लेकिन अगर सेशन अच्छा लगे तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना दोस्तों तक, ताकि सभी का जीएस वाला पोर्शन अच्छा हो पाए। या हमने क्या किया है कि आप ज़्यादा इधर उधर बुकों में कुछ मत ढूंढो, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज यहां पे रखा है। आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, यानी एग्जाम देने से पहले आप इतने टॉपिक हैं, इतने टॉपिक को पढ़ लो, उसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन बच जाए तो आप कहिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा लग चुका है स्क्रीन पे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन बनता है, हम कई सारे शब्दों आपको क्वेश्चंस के जवाब देंगे। मौलिक अधिकार जो आपका लिया गया है वो बच्चे कहां से, आप सभी लोग बच्चे कमेंट करो यहां पे, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। कहां से? यूएसए से लिया गया है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया है। एक पॉइंट आपका तैयार हो गया यहां पे। मौलिक अधिकार हमारा यूएसए से लिया गया है। भाग दो में बच्चे क्या है? भाग दो में आपका नागरिकता है। भाग दो में आपका क्या है? भाग दो में आपका नागरिकता है। क्या है बच्चे? नागरिकता है। भाग दो में आपका नागरिकता से संबंधित है। ऐसे ही भाग तीन जो है आपका राइट आंसर होगा। भाग तीन आपका मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार से संबंधित है। जो भाग तीन है आपका वही मूल अधिकार से संबंधित है। भाग चार आपका बताइए जल्दी से कमेंट करके, भाग चार आपका किससे संबंधित है? तो भाग चार आपका नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और भाग छह जो आपका है वो राज्य से संबंधित है। अब यहाँ पे एक बिल ऑफ राइट्स के तहत देखो, संविधान वो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं यूएसए में, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल वैसे नहीं। लेकिन हाँ, उसकी मतलब उसका एक ढांचा समझ सकते हैं कि उसकी उसी से लिया गया है। मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, कह सकते हैं कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। जय हिंद, जय भारत। जल्दी से आगे बढ़ो। भारत के संविधान का भाग तीन संबद्ध रखता है किससे? ये तो बच्चा भाग चार से हो गया, तो आप तीन से पूछ रहा है। तो तीन आपका सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार से संबंध रखता है। ये तो आपका दो से रखता है। तो ऐसे धीरे धीरे सभी पॉइंट्स आपके तैयार होते चलेंगे। तो भाग तीन हमारा क्या कहता है? भाग तीन हमारा मूल अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो वो आपका होगा बच्चे कौन? सिर्फ और सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल ऑफ राइट्स के तहत। बिल ऑफ राइट्स के तहत। बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स के तहत, ठीक है। चलिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले मूल अधिकार को संवैधानिकता प्रदान की गई थी, ठीक है। चलिए, वहीं से हम लोगों ने लिया। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का बहुत बढ़िया प्रश्न। 12 से 35 कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आया। 12 से 35 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। बाकी तो कोई मैच ही नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 12 से 35 याद रखेंगे हमेशा। संविधान के अनुच्छेद, हमारे अधिकार कौन से, मूल अधिकार कौन से हैं, कहां पे हमको हर चीज की स्वतंत्रता दी गई है, तो वो 12 से 35 तक है। कहां से? 12 से 35 तक, तो भूलना नहीं, 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमको मिले हैं 12 से 35 तक। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? मतलब जो सबसे ज्यादा संविधान में आलोकित भाग है वो कौन है? देखो, संविधान क्या करता है? संविधान देखो प्रस्तावना भी है,
मूल अधिकार भी हैं। तो सभी के देखो, आजकल इंसान जीता किसके लिए है? अधिकारों के लिए। अगर उसके अधिकार ही अगर आपसे छिन गए आपके, तो बताओ आपके जीवन का कोई व्यक्तित्व बचेगा, कोई अर्थ बचेगा? अगर आपके अधिकार आपसे छीन लिए जाएं, अगर आपके अधिकार आपसे छीन लिए जाएं, आपको कहीं रहने का अधिकार छीन लिया जाए, आपको बोलने का अधिकार छीन लिया जाए, है ना, आपको घूमने का अधिकार छीन लिया जाए, हर चीज आपको अब अधिकार ही छीन लिए जाएंगे, तो फिर उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला गया है बच्चे, क्या आप समझ पाए? आलोकित भाग कहा गया है भाग 3 को, क्योंकि भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता है। मौलिक अधिकार हैं। ध्यान, इसको कुछ समय के लिए अल्पीकरण विधि से हम थोड़ा सा इसमें प्रतिबंध तो लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको छीन नहीं सकते हैं। लेकिन प्रतिबंध भी कैसे लगाएंगे, आगे चल के पेपर में क्वेश्चन आया, प्रतिबंध भी कैसे लगाएंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, मतलब संरक्षित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप होते हैं, सरलता से संशोधनीय नहीं है। सही बात है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, 2/3 भाग उसमें बहुमत से संशोधित किया जाता है। तो सबसे जो अच्छा है यहाँ पे आंसर वो माना जाएगा, न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, मतलब इसीलिए मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि इनका कोई हनन नहीं कर सकता। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को इसका संरक्षक माना जाता है। समझ पा रहे हो? कोई भी आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी आर्टिकल का हनन हो रहा है, आपके बोलने पर कोई पाबंद लगा रहा है, गवर्नमेंट तक नहीं कर सकती, आप समझ लीजिए गवर्नमेंट, सरकार भी नहीं कर सकती है। सरकार अगर हम कहते हैं भाई बीजेपी की सरकार है तो ये आपके अधिकारों को रोक सकती है, तो नहीं रोक सकती। आप तुरंत के तुरंत कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्योंकि इसे फ्री बॉडी कहा गया है, मतलब इस बॉडी पे सरकार का कोई आधिपत्य नहीं है, ये फ्री बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इस पे किसी का राज नहीं है, क्योंकि इनकी स्वतंत्रताएं भी हैं। आगे चल के हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप न्यायालयों द्वारा मतलब संरक्षित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? कुल कितने अनुच्छेदों में? तो बच्चे देखो 12 से 35 हैं। कहां से कहां तक? 12 से 35 हैं। कितना डिफरेंस आएगा? 23 का। तो 23 का डिफरेंस आया, मतलब 23 है टोटल। टोटल कितने हैं? 23 हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कुल कितने मौलिक अधिकार? देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझिएगा, बच्चा बहुत गलती करता है यहाँ पे, स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करेगा, बच्चे समझो। यहाँ पे भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यहाँ पे इसकी बात की गई। तो जब मौलिक अधिकार कुल कितने प्रदान किए गए हैं, जब आपसे ये बात कर दे तो बताओ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बताओ क्या है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बताओ भाई क्या है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पहले थे 7, पहले कितने थे? 7, लेकिन प्रेजेंट नहीं पूछा, यहाँ वर्तमान नहीं पूछा है। क्या यहाँ पे कहीं भी आपसे वर्तमान पूछा है? वर्तमान नहीं पूछा है आपसे। पहले तो पहले 7 थे। 7 में कौन था? 7 में आपका था संपत्ति का अधिकार। आपका कौन था? संपत्ति का अधिकार। आपका था बच्चे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का जो अधिकार था आपके पास, इस अधिकार को हटा दिया गया किस संशोधन द्वारा? तो 44वें संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। 1978 44वें संविधान द्वारा 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया और इसको अब डाल दिया गया कहां? आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा कई क्वेश्चन आपके देखो तैयार हो जा रहे हैं। आर्टिकल 300A के तहत, है ना, इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। कैसा? कानूनन अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया। इसको क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। 300A में डाल के एक विधिक अधिकार बना दिया गया इसको। ठीक है, क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार। तो अब आप सुनो ध्यान से, वर्तमान में तो 6 हैं, वर्तमान में 6 हैं क्योंकि इसको हटा दिया गया। तो 7 थे पहले, लेकिन संपत्ति के अधिकार को, जब संपत्ति का अधिकार था हम लोगों के पास, तो जैसे मान लो गवर्नमेंट को रोड बनानी है, अब संपत्ति का अधिकार है हमारा, हम नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, कोर्ट में मुकदमा लड़ो चल के। तो अब क्या कर दिया गया? इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया कि ऐसी कभी सिचुएशन आई तो मुआवजे के साथ में 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना जो भी हो, उस मुआवजे के साथ में आपके संपत्ति को आपको धन दिया जाएगा। तो इससे इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है ताकि
कोई आगे चल के दिक्कत ना आए, तो इसको 300A में डाल दिया गया है, 300A में रख दिया गया है इसको। बताओ शिफ्ट किया गया किसमें, 300A में। किस संशोधन के द्वारा अगर पूछा जाए तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति, अच्छा पहले संपत्ति, हाँ पहले संपत्ति का अधिकार था किसमें, पहले किसमें था, तो पहले अगर देखोगे, अगर ये मान लो आ जाए पहले संपत्ति का अधिकार किसमें था, तो पहले हमारा जो था वो आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में था। पहले हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 31 में था। आगे आओ, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त, अब देखो आगे क्वेश्चन 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारा हट चुका है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए, नहीं भाई ये कोई संविधान द्वारा, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, नहीं 42वें संविधान, नहीं। देखो जब से संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ बताओ जरा, संविधान कब लागू हुआ, सब लोग बताओ एक बार, सभी लोग कमेंट करो जल्दी से जल्दी, सभी बच्चे, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। संविधान कब लागू हुआ ये बताना है आपको, देखते हैं कितने लोग बच्चे बता पाओगे। बहुत बढ़िया। देखो आपको बहुत सिंपल सी बात समझना है, बना तो थोड़ा पहले था, बना पहले था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। इसको कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, ठीक है। तो संविधान का हिस्सा, मूल संविधान का हिस्सा था। जब से संविधान लागू हुआ तभी से मौलिक अधिकार भी लागू हो गए, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मूल संविधान का हिस्सा था। जब से संविधान लागू हुआ तभी से मूल अधिकार, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, संरक्षित हैं, बताओ भाई कौन, अभी अभी बताया। मूल अधिकार आपके कोई टच नहीं कर सकता, मूल अधिकार संरक्षित हैं, मूल अधिकारों को कोई टच नहीं कर सकता आपके, ये आपके न्यायालयों द्वारा संरक्षित होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। चलिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, मौलिक अधिकार कौन लागू करता है, किसका दायित्व है लागू करने का, तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपर्युक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो देखो मुख्य न्यायाधीश तो कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर, जो सटीक आंसर होगा वो कौन होगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, कुछ भी कह लो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में से हो सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो निलंबन की बात आई, अगर निलंबन की, निलंबन मतलब कौन लगा सकता है निलंबन, है ना। निलंबन और आदेश में बड़ा अंतर होता है। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो संसद होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन होगा कि सर राष्ट्रपति होगा, नहीं। देखो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को रोकने का आदेश दे सकता है, निलंबन की बात अलग हो जाती है। संसद में देखो इसमें होता क्या है, मूल अधिकार का जो निलंबन होता है वो संसद में 2/3, आप पता होगा लोकसभा राज्यसभा, तो संसद में 2/3 बहुमत द्वारा बनाया या घटाया जा सकता है। निलंबन का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो संसद हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं संसद में 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से घटाया या बढ़ाया जा सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो जब निलंबन की बात आएगी तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, संसद को ऑप्शन मान लेंगे। जबकि आपको पता है कि आर्टिकल, ध्यान देना बहुत अच्छे से, आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के दौरान, आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के दौरान, अगर आपातकाल की बात की जाएगी, उस दौरान की बात की जाएगी, तो वहां पे आर्टिकल को क्या 20-21 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के हमारे आर्टिकल क्या हो जाते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है जब तक आपातकाल रहेगा। तो बात समझिएगा, कौन से वो आर्टिकल हैं अगर क्वेश्चन आ जाए जो निलंबित नहीं होते हैं, जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना, अपराध की स्वतंत्रता, ऐसा नहीं कोई भी आपको कुछ भी अपराधी घोषित कर दे, है ना। तो यहाँ पे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आपको कोई मार नहीं, आपातकाल, आप ऐसा होता तो कोई कह देता कि भाई साहब आपातकाल लगा है, और आर्टिकल 21 कहता है कि ये निलंबित कैंसिल नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपातकाल के दौरान अगर आर्टिकल, देखो क्या होता है, आप आर्टिकल ही अगर सारे कैंसिल हो जाएंगे, अगर 21 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको कोई मार सकता है,
तो इसलिए 21 वाला और 20 वाला कभी भी नहीं निलंबित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? निलंबन का संसद करता है। लेकिन अगर आपातकाल के दौरान की बात करें तो वहां पे एग्जैक्ट आंसर कौन हो जाएगा? हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। क्लियर? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में प्रदान किया जाता है। सुनवाई कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। देखो दोनों करते हैं, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय है तो सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। भाई आप बताओ, आप सुनो ध्यान से, अगर आप सर्वोच्च न्यायालय, अब देखो जैसे हम आपसे एक बात और बताते हैं। देखो यहाँ पे देखो आर्टिकल 13 होता है, आर्टिकल 32 होता है, लेकिन आप अगर देखो तो आर्टिकल जो 32 है इसे संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। आप 32 के तहत अगर आपके किसी भी आर्टिकल का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत? इस आर्टिकल के तहत। बात समझ पा रहे हो? तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? संरक्षक के रूप में इसको देखा जाता है, संरक्षक के रूप में देखा जाता है। आर्टिकल 13 भी इसी का प्रारूप है, इसको संरक्षक के रूप में देखा जाता है। तो आप कहाँ जा सकते हो? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। चलिए अगला देखते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, संशोधन किया, देखो संशोधन का काम एक ही इंसान करता है, कौन? संसद। संशोधन का काम एक ही इंसान करता है, वो होता है हमारा संसद। कोई भी बिल, कोई भी चीज अगर संशोधित होती है तो वो बहुमत के द्वारा कहाँ? संसद में, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पे संसद हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें भाई, आंसर हम सभी के देख पा रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग आंसर करिए जबरदस्त तरीके से। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। कहाँ? आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान आपके सारे मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं आपातकाल के दौरान, तो निलंबित किया जा सकता है। लेकिन वैसे तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा, लेकिन 20 और 21 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्य के बीच में विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन, या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। देखो एक बात को समझना, पेपर में ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको लगेगा यार इसमें आंसर सा कौन सा हम टिक करें, उसमें भी आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि हम किस आंसर को सबसे अच्छे तरीके से सटीक बिठा पाएं। देखो केंद्र राज्य संबंध भी संविधान में दिए गए हैं, आपको पता है अनुसूची हैं, अनुसूचियों में दिए गए हैं केंद्र राज्य संबंध। राज्यों के प्रति विवाद वो भी आपको पता है संविधान का ही पार्ट है। मूल अधिकारों का प्रवर्तन संरक्षण वो भी संविधान में आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो मेन जो करेक्ट आंसर यहां पे बैठेगा वो कौन बैठेगा? संविधान का कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसके जितने भी मामले होंगे वो किसके अधीन आएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अधीन, ठीक है। तो यहां पे जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग ऑप्शन कर रहे हैं बहुत अच्छे। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संरक्षक की बात कर रहा, संरक्षक कौन आपको बचाता है? अगर सरकार आप पे दबाव डाल के आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन करे, किसी भी मूल अधिकार का हनन करे, तो बताओ क्या होगा? आप तुरंत कहां जाएंगे? आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे कहां जाएंगे? न्यायपालिका जाएंगे, है ना। कहां जाएंगे? सीधे न्यायपालिका जाएंगे। यहां पे संसद नहीं होगा, देख लो ध्यान से, यहां पे संसद नहीं होगा, यहां राष्ट्रपति नहीं होगा, ठीक है। यहां पे कौन होगा? न्यायपालिका, ठीक है, वही सर्वे सर्वा। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? अब देखो यहां पे इस वर्ड को पकड़ो, देखो इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनता है पेपर में, आदेश तो कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। आदेश निलंबन का किस दौरान? आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान। आपातकाल जब भी लगेगा, आपातकाल 3 कंडीशनों में लगता है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आपातकाल के दौरान वो क्या कर सकता है? 20-21 को छोड़ के, किसको? देखो याद हो गया होगा अब तो आपको, 20-21 को छोड़ के हम क्या कर सकते हैं? सारे आर्टिकल को निलंबित कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मूल अधिकारों पर अवकाश प्रतिबंध लगाने का
अधिकार किसको है? आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? जल्दी से बताओ भाई, आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? यहां पे अगर आपसे आंसर कर दे कि बताओ यहां पे आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? जल्दी से बताइए, बिल्कुल तुरंत के तुरंत बताइए, देखते हैं कितने लोग अच्छा बता पाते हैं। देखो सबसे पहले आप ये समझो, आप यहां पे प्रतिबंध लगाने के अधिकार की, देखो आदेश देना निलंबित करना वो अलग बात हो गई है ना, कि अब मान लो आपातकाल लग जाए तो वहां पे निलंबित कौन, तब राष्ट्रपति है। लेकिन अगर आवश्यक कुछ मतलब अल्पीकरण, देखो हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, था 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से संसद में 2/3 बहुमत से हम इनको घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो कौन होगा? संसद। अभी हमने पहले सारी बातें इसकी डिस्कस कर ली हैं, तो हमारा यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? संसद बनेगा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अगर मौलिक अधिकारों के प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो बताओ, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। सही बात है। समाजवादी ढांचे का मतलब क्या? कहीं पे हम किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, है ना, इन सब चीज़ों की वजह से भेदभाव न कर पाएँ, समाजवादी ढांचे को बढ़ाएं, है ना, शिक्षा में भेदभाव न कर पाएँ, है ना, जाति के आधार पर भेदभाव न कर पाएँ। तो यही सब क्या है? समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही बात है भाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। मान लो किसी को नमाज पढ़ने का स्वतंत्रता होना चाहिए, किसी को अब अपना धर्म है ना, किसी को पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता, आप कह दो तुम बोल नहीं सकते, है ना, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है। न्यायपालिका, आप भाई बिल्कुल सही बात है, न्यायपालिका ही अगर स्वतंत्र नहीं होगी, अपने आप को स्वतंत्र नहीं रखने के, यहाँ तक कि अपने आप को भी स्वतंत्र रखा है संविधान में, तो यानी उपयुक्त सभी। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। जल्दी बताओ, प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तुरंत बताइए जल्दी से सभी बच्चे। पहले सुन लो क्वेश्चन है क्या, ढंग से पहले पढ़ लो सभी लोग। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, जल्दी बताओ भाई। बताओ शक्ति, देखो यहाँ पे आप ऐसे समझ लो, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की जो शक्ति प्राप्त होती है, ये सर्वोच्च न्यायालय को रीट, आप रीट जानते होंगे, हमारे रीट होते हैं, ठीक है, 3 तरीके के। तो रीट के जरिए से परमादेश होता है ना, आपने पढ़ा होगा परमादेश, जानते हो क्या होता है? अभी आगे चल के डिस्कस होगा। तो यहाँ पे रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, केवल उच्चतम न्यायालय, केवल और केवल, और ये किसमें पॉसिबल है? केवल और केवल उच्चतम न्यायालय। तो बात को समझ पाए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता है। निलंबित करने की सत्ता बताओ कौन है? संसद। निलंबित कौन कर सकता है? संसद। आदेश कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य के कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में है। सही है भाई, बताओ भाग 3 में है कि नहीं है मौलिक अधिकार? ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल भाई, समाज में आप कैसे रहें कैसे ना रहें, आपके पास कोई रोक टोक ना हो, राजनीतिक न्याय मिले, मतलब ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बने, है ना, राजनीतिक न्याय भी आपको मिलना चाहिए। तो हर तरीके का न्याय कौन दिलाता है? मूल अधिकार दिलाते हैं। सही है। यूएसए में अधिकारों के बिल की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के तहत बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ अलग हैं, बिल्कुल वैसे थोड़ी कॉपी पेस्ट किया गया, बहुत सारी बातें अलग हैं। तो ये भी सही है, बिल की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। तो 2, 3 और 4 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? आपको पता है 14 से 18, है ना, 14 से 18 आपको क्या दिया गया है? समानता का अधिकार। विधिक के समान समानता, विधि के समान समानता, विधि के समक्ष समानता 14, 15, है ना, 16, 17, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, कोई उपाधि नहीं रख सकता, डॉन नहीं रख सकता, क्योंकि 18 में कहा गया आप कोई भी उपाधि नहीं धारण कर सकते। केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा, केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र में। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 क्या कहता है? कि आप केवल और केवल सेना प्लस शिक्षा के क्षेत्र में। अब ध्यान देना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप सिर्फ और सिर्फ सेना और शिक्षा के क्षेत्र में ही, सरकार को भी मना किया गया है। सरकार भी ऐसे नहीं किसी को उपाधि दे दे,
सिर्फ सेना और शिक्षा के क्षेत्र में ही आप उपाधि, जैसे कर्नल होता है, मेजर होता है ना, है ना, उसी में प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर लगाते हैं, तो उसी में आप उपाधि दे सकते हैं, बाकी में नहीं। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगा सकता है? तो वो आर्टिकल 15 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। राज्य सरकार, सुनना ध्यान से, राज्य सरकार, इसमें लिखा था कि राज्य सरकार, भाई विधायन होता है ना, विधायिका, वो सॉरी, हाँ, कानून, नियम कानून सब इनके हाथ में होता है। तो राज्य सरकार जो होता है, राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति पर जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर, के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्या समझ पाए? मतलब राज्य सरकार चाहे तो किसी के प्रति, कि वो मुसलमान है तो उसके प्रति हम भेदभाव करें, वो हिंदू है तो उसके प्रति भेदभाव करें, वो इस जाति का, नीची जाति का है तो भेदभाव करें, वो ऊंची जाति का है तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए। तो ये सब किस्म कौन रोक लगाता है? आर्टिकल 15 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है कि आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास कौन है? अगर वो ऐसा करते हैं तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हो कि आपके आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, आगे आओ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो एक बात समझो सभी बच्चे, एक बात बहुत ध्यान समझना। एक केस हुआ था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले, है ना, एक केस हुआ था रणधीर सिंह बनाम वर्सेस बनाम भारत संघ, भारत संघ केस। आप सुनो इसमें क्या हुआ ये देखो। इस मामले में हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि आर्टिकल 14, हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 और आर्टिकल 39 का, ठीक है, इसके तहत क्या होगा? इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन समान अधिकार होगा, समान वेतन समान अधिकार होगा, है ना, स्त्री हो चाहे पुरुष। ऐसा नहीं कि वो स्त्री है तो उसको समान वेतन नहीं दिया जाएगा, स्त्री हो या पुरुष, है ना, समान वेतन समान अधिकार, समान वेतन समान अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, समान अधिकार भी। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा? 14 और 16, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, 14 और 16। तो ये कहाँ किया गया था? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ जो केस हुआ था, मामला हुआ था, उसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 14, 16 या 39 का के तहत स्त्री पुरुष समान वेतन और समान अधिकार। ठीक है, विधि के समान समानता का अधिकार है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको लगेगा जैसे चारों ऑप्शन सही हैं। विधि के समान समानता का अधिकार, विधि के समान समानता का अधिकार मतलब है नागरिक का अधिकार, आर्थिक अधिकार, भाई आर्थिक भी अधिकार होने चाहिए, सामाजिक अधिकार, समाज में रहने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, भाई हमको भी चुनाव लड़ना है, हमको भी अधिकार चाहिए। तो देखो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नागरिक। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको आर्थिक अधिकार भी मिलेगा, सामाजिक अधिकार भी मिलेगा और राजनीतिक, लेकिन सिर्फ किसको? जिसके पास नागरिकता का अधिकार होगा, जिसके पास नागरिक अधिकार होगा। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। आप किसी को छुआछूत किसी के साथ नहीं कर सकते। क्यों? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। यहां पे आप किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 17 क्या है, फिर उसका उल्लंघन होगा। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो आपको अभी बताया, क्या? आर्टिकल 17। बहुत बढ़िया, याद कर डालो सब। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? जल्दी से बताइए। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? तो आप बताओ सभी लोग,
समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? आखिर क्या सुनिश्चित करेगा भारतीयों के लिए समानता का अधिकार? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपर्युक्त सभी, है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत। यही तो था उपाधियों का अंत। 18 क्या कहता है? 18 कहता है भाई साहब उपाधियों का अंत कर देंगे हम। 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब एक बात को समझना, 18 कहता है उपाधियों का अंत, लेकिन आप ये देख रहे हो सेना और शिक्षा को छोड़ के, सेना और शिक्षा को छोड़ के आप सेना और शिक्षा के तहत उपाधि धारण कर सकते हैं। सरकार यहाँ पे आपको उपाधि दे सकती है, जैसे मेजर हो गए, कर्नल हो गए, है ना, प्रोफेसर हो गए, तो ये सब लोग क्या हो गए, ये उपाधियां आप ले सकते हैं, लेकिन किन दो क्षेत्रों में? शिक्षा और सेना के क्षेत्रों में, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, बाकी सरकार भी नहीं दे सकता। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अच्छा ठीक, को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अब जो इस नाम से था 1995 में पारित था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अब इस अधिनियम को जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, हाँ ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसके समता का अधिकार कौन हो जाएगा? समता का अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार तो 29-30 में दिया गया है, शोषण के विरुद्ध 23-24 है, धर्म के 25 से 28 है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, ये धर्म का कहाँ दिया गया? 25 से 28 में दिया गया है आपको। ये आपको क्या दिया है? शोषण के विरुद्ध 23-24, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध। उसके बाद में सांस्कृतिक और शिक्षा 29-30, कहाँ पे? 29-30 में। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक ही आर्टिकल बचा, कौन? समता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? कौन भिन्न वर्ग में? देखो 14 क्या है? विधि के समान समानता। 15 क्या है? जात धर्म, वही बताया था आपको। 16 क्या है? लोक नियोजन, मतलब सरकारी नौकरी वगैरह में समानता, सब समानता है। ये वाला अलग है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, बोलने, बसने, रहने, खाने पीने, सभा करने का, है ना, ये सारी स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 19 में। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन हेतु सक्षम किया है? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ठीक है, समाजवादी शब्द का मतलब यही हुआ। संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ने से विधि की समान समानता, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर सरकारी मतलब ABC और तीनों। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? अच्छा देखो, एक केस हुआ था चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन। इसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल 29(2) का उल्लंघन था। 29(2) का उल्लंघन हो रहा था। देखो इसमें हुआ क्या था, मैं आपको समझा रहा हूँ, धीरे से देखिएगा। इसमें हुआ क्या था, जैसे आप देखो कोई भी अगर राज्य पोषित संस्था है, जैसे शिक्षा के मामले में हुआ था, अगर कोई राज्य पोषित संस्था है, समझिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई राज्य पोषित संस्था है, राज्य पोषित संस्था, जैसे आपने देखा होगा सरकारी स्कूल होते हैं, राज्य पैसा लगाता है, तो ऐसी जगह पर या ऐसी संस्थाओं पर कोई भी जाति आधारित संरक्षण नहीं होना चाहिए। जाति आधारित संरक्षण नहीं होना चाहिए। जाति आधारित संरक्षण मेरे दोस्त नहीं होना चाहिए, जो कि था, है ना। तो आप समझो यहीं पे कह रहा था, लेकिन 29(2) में कहा था कि अगर कोई संस्था ऐसी है जो राज्य पोषित है तो उस पर किसी भी जाति या धर्म का संरक्षण नहीं होगा। ठीक है, जैसे मदरसे हो गए, मदरसे की बात अलग होगी, वो उनका धर्म का स्कूल शिक्षा हो गई, तो उसमें वो आरक्षण दे सकते हैं कि भाई हिंदू पढ़ेगा तो ये करना पड़ेगा, मुस्लिम पढ़ेगा तो इतनी छूट, लेकिन जो राज्य पोषित होंगे उनके प्रति नहीं। तो वहां पे आर्टिकल 2 का उल्लंघन हो रहा था, है ना, तो वहां पे फिर इसको सही किया गया था। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं बताओ, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो विधि की समझ समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार नहीं, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, भेदभाव, है ना, विधि की समझ समानता का अधिकार। हाँ ये भी हो सकता है, ये दो ऑप्शन आपके मैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आंसर कौन बन सकता है ये बताओ। अगर आप जाति धर्म लिंग के अकॉर्डिंग संरक्षण प्रदान कर रहे हो तो वो भेदभाव ही तो एक प्रकार का होगा, वो एक प्रकार का क्या होगा, भेदभाव होगा। तो यहाँ पे आंसर बी इज राइट। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता मतलब मीडिया को स्वतंत्र किया गया है आर्टिकल 19 का 1 का में, है ना, इसको मत भूलिएगा। मीडिया स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता, भले ही मीडिया वाले लोग स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता ना करते हों, सरकार के दलाल बन चुके हैं, लेकिन इनको स्वतंत्रता, न्यायालय ने इनको स्वतंत्रता दी है, संविधान ने इनको स्वतंत्रता दी है कि आपका आर्टिकल है, आप पे कोई पाबंदी नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और किस आर्टिकल के तहत, 19(1) का के तहत, ठीक है। चलो, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं, तो आपको पता है 6 प्रकार की, है ना। भारत अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं। भारत के निवासियों, भारत में पैदा हुए व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपयुक्त सभी को नहीं, सभी को नहीं, सभी को नहीं, सभी को नहीं, सभी। अब निवास कर रहे हैं, मान लो नागरिकता नहीं है तो थोड़ी उनको प्राप्त होंगे, उपयुक्त सभी को नहीं, केवल नागरिकों को, जो केवल भारत के नागरिक होंगे। भारतीय, आपको पता है आर्टिकल ना, जो केवल और केवल भारतीयों को मिले हैं, पता है कि नहीं पता है तुम लोगों को। भारतीय, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन से आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीयों को मिले हैं। एक हम बता दे रहे हैं, एक हम बता दें, चलो 29 30 बता दिया, 2 बता दिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा केस है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो देखो, कार्यपालिका, कार्यपालिका के विरुद्ध हमेशा संरक्षण प्रदान करेगा, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते, देखो विधायिका नहीं, न्यायपालिका नहीं, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों नहीं होगा, विधानमंडल के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे इसको। देखो, ये कार्यपालिका के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे इसको। कार्यपालिका ऐसा नहीं कि आपको जो उठाए उठा के जेल में बंद कर दे, है ना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि भाई साहब, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम आपको, ऐसा नहीं होगा कि मान लो आपको सुरक्षा न प्रदान करें, तो हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे हर एक चीज़ से, ठीक है। तो कार्यपालिका के विरुद्ध जितनी भी चीज़ें होंगी, तो आर्टिकल 21 यही कहता है कि हम आपको उसमें क्या करेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। बताओ, समझ पाए यहाँ पे। आपसे हमने क्या कहा, 20 और 21 कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, है ना। घूमने की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। और सुनो एक पॉइंट, अगर आप विदेश घूम रहे हैं, अगर आप विदेश घूमने जाएं तो वहां पे कोई आपको मार देगा क्या, नहीं मार पाएगा। आपको विदेश घूमने की भी स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 21। भारत में संविधान का निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, 19, खत्म बात, अभी बताया। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है। हथियार से सभा करने का नहीं है भाई, सरकार के विरुद्ध नहीं भाई। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश घूमने का, हाँ बिल्कुल ये है। अभी बताया, विदेश घूमने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में बच्चे, आर्टिकल 21 में। विदेश घूमो, कोई टेंशन नहीं, आपको कोई मारेगा नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा से अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। बहुत बढ़िया, देखो अभी फिर आ गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 21। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। निम्न वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्दों पे, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नंबर 1, इसके बाद भाई आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है बताओ, कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप मन हो बोलो, मन हो, इवन यहाँ तक कि आपको तो इमोशनल रहने की भी स्वतंत्रता है, आप इमोशन से भी स्वतंत्र रह सकते हो, इमोशनल रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मान लो आप तो कहते बाबू बोलो खाना क्या खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, आपका मन हो बताओ, मन हो इमोजी बना के भेज दो कि हम आपसे नाराज है, वो उसकी भी स्वतंत्रता दी गई है संविधान में।
वाक एवं स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। अगर आपसे कोई राष्ट्रगान गाने के लिए प्रेशराइज करे तो वो आपके आर्टिकल का भाई हम नहीं गाना चाहते हैं, तो वो आपके आर्टिकल का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचारण की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी सही है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है, बाध्य करने का कोई उपबंध नहीं है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? तो पहला और दूसरा सही है। कौन सा? पहला और दूसरा सही हो जाएगा। निम्न में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? बिल्कुल रहने का अधिकार, अभी बताया आर्टिकल 19। विदेश यात्रा का अधिकार, बिल्कुल। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये एक विधिक अधिकार है, ध्यान देना बच्चे, ये एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ये एक विधिक यानी कानूनी अधिकार है, कानूनी, है ना। तो ये थर्ड वाला नहीं, लेकिन पहला और दूसरा सही, पहला और दूसरा इज द राइट आंसर। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध आपको पता है, अभी बताया था 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से, देखो 14 वर्ष तक के अधिक, देखो 24 में क्या कहा है, 14 वर्ष से कम अगर कोई बच्चा है और उसको आप कारखानों में काम करवा रहे हैं तो ये आपका भैया क्या होगा, तुरंत आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो आर्टिकल 24 में बच्चों के संरक्षण में दिया गया है। 14 वर्ष, देखो क्वेश्चन आ गया, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप सभी को बच्चे आज की क्लास आपकी कैसी लगी आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आपको कमेंट करना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और दूसरी चीज़ ये देखो 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है बच्चा, हर एक टॉपिक को लेके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपके जीवन के सारे जीएस वाले एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, मतलब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो बताओ क्या इस बात को आप सभी मेरे दोस्त समझ पाए? ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, और वीडियो को शेयर कर देना। और इस क्वेश्चन का जवाब हम आपका कमेंट बॉक्स में जरूर देखेंगे और रिप्लाई भी करेंगे कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है दोस्त। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, लव यू ऑल, थैंक्स।